मुख्यमंत्री के विदेश दौरे की कर लेते हैं। आज से विदेश दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय जा रहे हैं। सीएम 10 दिनों के दौरे पर विदेश जाएंगे। विदेश दौरे से पहले दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और फिर दिल्ली से जापान के लिए सीएम रवाना होंगे। कोरिया का दौरा भी करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत होगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के उद्योगपतियों से भी मुलाकात होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे सीएम। औद्योगिक विकास पर भी चर्चा की जाएगी। और हमारे साथ सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, विदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा और इस 10 दिन के दौरे में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए उनका जो दौरा है आज दिल्ली से ही शुरू हो जाएगा, जहां पहले आज वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में 2 बड़ी बैठकों में शामिल होंगे, साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो हाई कमान है उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम को दिल्ली से पहले जापान के लिए रवाना होंगे। आपको बता दूं कि निवेश के तौर पे कितना ज़रूरी है ये, क्योंकि जापान में इस समय एक एक्सपो चल रहा है जो 13 अक्टूबर तक चलेगा और उसमें वो शामिल होंगे। और इस एक्सपो में 160 देशों से जो है उद्योगपति शामिल होंगे। तो इस तरह से पहले जापान जाएंगे, जापान में इस एक्सपो में शामिल होंगे और अपनी जो उद्योग नीति है, जो साय सरकार की उद्योग नीति कुछ समय पहले आई थी, जिसके लिए भारत से ही अलग अलग जगह से निवेश भी लाए गए थे। आपको बता दूं कि अभी तक 5.8 लाख करोड़ का जो निवेश है वो छत्तीसगढ़ में भारत से ही लाया गया है। तो इसलिए अब जापान जाएंगे, जापान में एक्सपो में शामिल होंगे। वहाँ 160 देशों के जो उद्योगपति है, साथ साथ जो 9 अंतर्राष्ट्रीय संघ है उनसे मिलेंगे, वहाँ अपनी उद्योग नीति बताएंगे। इस तरह से पूरा जो जापान में व्यस्तता उनकी एक्सपो में दिखाई देगी। उसके बाद वो साउथ कोरिया जाएंगे। साउथ कोरिया जैसे कि आपको पता है, चाहे ऑटोमोबाइल्स का हो, चाहे मोबाइल्स का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे आज के ज़माने में जो सॉफ्टवेयर का भी चल रहा है, एआई का चल रहा है, उसके लिए भी जाना जाता है। तो वहाँ भी साउथ कोरिया में भी वो उद्योगपतियों से मिलेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है छत्तीसगढ़ का, उसके लिए निवेश लाएंगे। और जो अपनी एक उद्योग नीति उन्होंने लाई है उस पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में निवेश लाने की कोशिश करेगी। आपको बता दूं, विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा रहेगा जिसमें उनके साथ जो अमिताभ जैन है मुख्य सचिव, वो भी जा रहे हैं। तो इस तरह से जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस 10 दिनों के दौरे पे अब देखते हैं कि कितना जो निवेश है वो छत्तीसगढ़ में आता है, क्योंकि यही निवेश जो है छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलपमेंट करने में सहायता करेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए विदेश दौरा है, बेहद खास है, लेकिन प्रदेश को कितना निवेश मिलेगा, कितना फायदा होगा छत्तीसगढ़ के विकास में, देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। और रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के आज कई कार्यक्रम है। बोरिया खुर्द के गजराज तालाब जाएंगे डिप्टी सीएम। विमेन फॉर ट्री कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नगर पालिका निगम में पौधारोपण करेंगे। अटल परिसर का लोकार्पण भी करेंगे डिप्टी सीएम। नवीन तहसील कार्यालय का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव के आज कई कार्यक्रम हैं। बोरिया खुर्द के गजराज तालाब जाएंगे डिप्टी सीएम। विमेन फॉर ट्री कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नगर पालिका निगम में पौधारोपण होगा। अटल परिसर का लोकार्पण भी डिप्टी सीएम करेंगे और नवीन तहसील कार्यालय का भी लोकार्पण किया जाएगा। और बलौदा बाजार के दौरे पर रहेंगे नवनियुक्त मंत्री गुरु खुशवंत साहिब। निज निवास भंडारपुरी धाम जाएंगे मंत्री गुरु खुशवंत। तो सतनामी समाज और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात होगी। भंडारपुरी से गिरौदपुरी धाम जाएंगे गुरु खुशवंत। मंत्री बनने के बाद पहली बार ये गिरौदपुरी का दौरा है। नए मंत्री बनाए जाने पर गिरौदपुरी में आशीर्वाद लेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार का 20 महीने बाद विस्तार हो ही गया। रायपुर के राजभवन में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। ये तीनों पहली बार के विधायक हैं और इन तीनों मंत्रियों के शपथ लेते ही विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। क्या है इस मंत्रिमंडल के सियासी समीकरण, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव, मैं गुरु खुशवंत साहिब, मैं राजेश अग्रवाल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 20 महीने का इंतजार आज खत्म हो चुका है। सुबह 10:30 बजे रायपुर के राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ।
और मुहर लग गई कि दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल साय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तीनों मंत्रियों की शपथ लेते ही साय मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। सियासी पंडित मानते हैं कि 3 नए मंत्रियों के साथ साय सरकार ने जातिगत समीकरण भी साध दिए और युवा जोश को तरजीह भी दी है। मैं गुरु खुशवंत साहिब छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि नए मंत्री बनने से विकास को रफ्तार मिलेगी। आज हमारे 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। मंत्रियों की शपथ के कुछ देर बाद ही विभागों का बंटवारा भी हो गया। गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग दिया गया है। इसके अलावा गजेंद्र यादव को विधि और विधायी कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग मिला है। साथ ही राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग मिला है। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा का विभाग बदल गया है। खेल मंत्रालय अरुण साव के पास चला गया है और टंकराम वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग और पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मंत्री लखनलाल देवांगन को 2 और विभाग सौंपे गए हैं, जिनमें आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम शामिल है। इसके पहले आबकारी विभाग सीएम विष्णुदेव साय के पास था। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और राम विचार नेताम से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग लेकर श्याम बिहारी जायसवाल को दे दिया गया है। बीजेपी के नेता मंत्रिमंडल विस्तार पर खुश हैं, तो कांग्रेस इसमें भी कमियां निकालते हुए कह रही है कि बीजेपी ने पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया है, जो पार्टी की गुटबाजी को दर्शा रहा है। किसी माननीय मंत्री जी के संदर्भ में ऐसा कहना उचित है? क्या उनके सरकारों में कोई भी मंत्री दूसरी बार ही बनता है, पहली बार नहीं बनता है क्या? मैं मेरी बात सुनो भाई, कभी भी एक आदमी पहली बार तो बनता ही है क्या? तभी ना दूसरी बार बनता है। या हो सकता है कि कांग्रेस में सीधे दूसरी बार बनाते होंगे किसी को, मैं नहीं जानता हूँ। मेरा सरकार से सवाल है, क्या भारत सरकार से अनुमति मिल गई है? यदि मिल गई है तो वो पद आम जनता के लिए जारी किया जाना चाहिए और नहीं तो ये मंत्रिमंडल जो अभी विस्तार हुआ और असंवैधानिक है। फिलहाल कुछ मंत्रियों की विभाग की अदला बदली करके नए चेहरों को मंत्री बना के बीजेपी ने कैबिनेट में संतुलन बनाने की कोशिश की है, जो कि पार्टी की विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लानिंग को दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्री बनने के बाद अंबिकापुर पहुंचे पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की है। नवनियुक्त मंत्री ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। सरकार के लिए देखिए, जनता ने तो इतना आशीर्वाद दिया है। अंबिकापुर विधानसभा को देख लीजिए, सरगुजा संभाग को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, चाहे पूरे देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास करते हुए हम लोग जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी विधायक और मंत्री बना दिए। तो जनता का तो कोटि कोटि धन्यवाद, आभार है। और जहाँ तक मुझे बनाया गया तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साहिब सहित सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब तो पर्यटन के डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी आपके पास है, उसके अलावा धर्म की जिम्मेदारी है, संस्कृति की जिम्मेदारी है। खासकर पर्यटन की अगर बात करें तो सरगुजा अंचल बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं, बहुत सी संभावना है। और अभी जब हमारा मेन पार्ट में कार्यशाला हुई थी तो सभी हमारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री सहित बड़े नेता आए थे और वहीं पर सबका ध्यान आकृष्ट हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मेन पार्ट सहित हमारा ताता पानी
और कुदरगढ़ी, रामगढ़, ये सारे पर्यटन स्थलों को हम लोग विकसित करेंगे और निश्चित रूप से इससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सरगुजा का नाम भी रोशन होगा। इसके कुछ तो ये थे राजेश अग्रवाल और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पास बधाई संदेश पहुंचे हैं और जो सीनियर नेता थे, जो मंत्री बनना चाहते थे, इनका कहना है कि उनके मार्गदर्शन में मैं लगातार काम करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूदखोर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। तोमर बंधुओं की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रायपुर एसपी को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। तो सूदखोर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं है। तोमर बंधुओं की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रायपुर एसपी को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो फिलहाल हाईकोर्ट से किसी भी तरह की राहत सूदखोर तोमर बंधुओं को नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इसी बीच रायपुर एसपी को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। इधर कोरबा मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इलाज के दौरान नाबालिग लड़के की मौत हो गई। समय पर ब्लड नहीं चढ़ाने से नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज कोरबा में ये बड़ी लापरवाही हुई है। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। समय पर ब्लड ना चढ़ाने से मौत हुई। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट देने में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को रिपोर्ट में B पॉजिटिव दिखाया गया। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट देने में बड़ी लापरवाही मेडिकल अस्पताल की उजागर हुई है। कोरबा मेडिकल कॉलेज की ये बड़ी लापरवाही है, जहां इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हुई। समय पर ब्लड ना मिल पाने के कारण मौत हुई है। और संवाददाता हरीश साहू लाइव जुड़ गए हैं। हरीश, बहुत बड़ी लापरवाही है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें ब्लड ग्रुप भी बदला हुआ दिखाई दिया और यही वजह रही कि समय पर ब्लड नहीं मिला, जिससे नाबालिग ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, जिला अस्पताल से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर पत्थल गांव से यहाँ पर इलाज कराने के लिए कोरबा पहुंचे हुए थे। नाबालिग को खून की कमी थी और खून चढ़ाने के लिए जो है ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड सैंपल में जो लैब टेक्नीशियन है उसने जो रिपोर्ट दिया उसमें B पॉजिटिव बताया गया, लेकिन जब मैच किया गया तो वो उसका ब्लड ग्रुप जो है O पॉजिटिव निकला। तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर लापरवाही शुरू हुई और लापरवाही का पता चला। फिलहाल जो है डॉक्टरों की टीम ने अभी जांच गठित कर दी गई है और जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि मशीन की तो कोई खराबी नहीं निकल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं लैब टेक्नीशियन की जो ब्लड ग्रुप है उसमें लिखने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। लेकिन फिलहाल अभी रिपोर्ट का इंतजार है और देखना होगा कि दोषी पर किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह की जांच में बात निकल कर सबके सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मरीज जो थे वो जसपुर जिले पत्थल गांव से यहाँ पर कोरबा में विश्वास करके जो है इलाज करने आए थे, उनको कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ और कहीं ना कहीं एक जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बहुत बड़ी लापरवाही है हरीश, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ फोर्स को लगातार कामयाबी मिल रही है। सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। दंतेवाड़ा में 25 लाख के 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो नारायणपुर में भी 30 लाख के 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर दंतेवाड़ा में 2 लाख रुपए के इनामी एक नक्सली को भी फोर्स ने धर दबोचा। और ये 3 तस्वीरें देखिए जो बताती हैं कि लाल आतंक के खिलाफ किस तरह से कामयाबी मिल रही है। जहां दंतेवाड़ा में 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, तो इधर नारायणपुर में भी 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और दंतेवाड़ा और नारायणपुर में नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, इनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इधर सुकमा में 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। लगातार लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। खबर अब रायपुर से। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी सफलता मिली है। कंबोडिया गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिजिटल अरेस्ट के 2 मामलों का पर्दाफाश किया गया है। पीड़ितों से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी हुई थी। आरोपी दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं। रायपुर रेंज साइबर थाना ने टेक्निकल जांच की है। तो बड़ी खबर रायपुर से बता दें, ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंबोडिया गैंग के 5 सदस्य अब गिरफ्त में है। डिजिटल अरेस्ट के 2 मामलों का पर्दाफाश करते हुए ये खुलासा हुआ है। पीड़ितों से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी हुई थी। आरोपी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं।
और अगली खबर है कोरिया से, जहां आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का नवीन भवन बनते ही विवादों में घिर गया है। प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, लेकिन भवन के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस बिल्डिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एसई साहब को बोला है जांच टीम बनाकर और उसकी जांच कराने के लिए, तो वो आदेश और जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जांच समिति ही बताएगी, क्योंकि एसई को बोला हुआ है मैंने जांच टीम गठित करने के लिए। जो नई बिल्डिंग बनी है अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है और जगह जगह पर बिल्डिंग की दीवारों पर दरार और प्लास्टर उखड़े हुए हैं, कई जगह क्रैकेज हैं। ये गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित विभाग और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस समय बैकुंठपुर स्कूल में, आत्मानंद स्कूल में खड़ा हूँ और वहाँ पे देखिए आप किस तरह से प्लास्टर जो है अभी से ही गिरने लगा है और ये नया बन रहा भवन है। मैं आपको बता दूं, जो क्रैक है, जो देखिए जो दरारें हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, दीवार किस तरह से फटी हुई है, बाथरूम जो है अंदर जो शौचालय है, मैं अंदर भी आपका दृश्य दिखाता हूँ अंदर का। देखिए किस तरह से यहाँ पे घटिया निर्माण कराया गया है और ये देखिए ये दीवारें जो अभी हैंडओवर होने से पहले ही फट गई हैं। इधर की भी आप तस्वीर देखेंगे अगर, तो पूरी दीवार यहाँ पे क्रैक है। देखिए किस तरह से फटे हुए हैं ये, और ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये 1 से 2 साल भी टिक पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। कि फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है और कितनी गंभीरता से लेकर के इस पे कार्रवाई करता है और क्या दोषियों पर कुछ कार्रवाई होगी। कोरिया से विस्तार न्यूज़ के लिए ऋतिक शिवहरी की रिपोर्ट। और अगली खबर है केशकाल से, जहां कांग्रेसी विधायकों ने केशकाल शहर की जर्जर स्थिति का जायजा लिया। बीते दिनों कांग्रेसियों ने सड़क के गड्ढों और कीचड़ में लौटकर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार और विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। केशकाल विधायक संतराम नेतान समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार को चेतावनी भी दी है। लाइफलाइन जो यहाँ से खनिज संसाधन, यहाँ से हजारों ट्रकें यहाँ से गुजरती है, मगर इस सड़क को कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ से मंत्री विधायक यहाँ से रोज गुजरते हैं, मगर इस सड़क का शहर के सड़क के कोई सुध नहीं ले रहे। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मरम्मत करे। बाद भी गड्ढा नहीं भर पा रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई हमारे जो यात्रीगण हैं जो भोपालपट्टनम सुकमा से लेकर बिलासपुर तक चलती है, कई लोग ट्रेन पकड़ते हैं, कई लोग प्लेन के लिए जाते हैं और चक्का जाम की स्थिति लगभग रहती है यहाँ। तो इस कंडीशन में वास्तव में कई लोगों की नौकरी भी छूट जा रही है, कई लोगों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मौत हो रही है। बारिश की वजह से सड़क जो है एनएच का वो काफ़ी अभी ख़राब स्थिति में है, पर हमने अभी इसमें टेम्प्रेरी व्यवस्था की तरह आज जैसे जेसीबी लगाकर थोड़ा मरम्मत का कार्य शुरू करवाया है, कुछ मटेरियल करके। इसके बाद जैसे ही बारिश ख़त्म होगा और जो विभागीय इनको सैंक्शन की प्रक्रिया को जल्दी करवाते हुए सड़क जल्दी नया सैंक्शन करवाने पर प्रयास करते हैं। और कोंडा गांव के सोड़ीपारा में तालबेड़ा नाले का पानी इस बार भारी बारिश में कहर बनकर टूटा है। तेज बहाव से कई किसानों के खेत बह गए और पुलिया भी पानी की चपेट में आकर बह गई, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल उठा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिया में पत्थर की जगह केवल मिट्टी भर दी गई, जो पहले ही बारिश में बहकर खेतों को तबाह कर गई। किसानों ने पूरे मामले में विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गिटी सिरीमिटी जो बना तो रही अब वो माटी जो बनाओ दिला वो वाली बेड़ा पूरा नुकसान होली काय बनाला ठीक केनाल काय के बना काय से बना माटी जो बनाओ दिला। यहाँ गिटी सीमेंट का बनने वाला था, यहाँ मिट्टी का कप बन गया। जल स्तर संभाग ऐसे और से बनाना था, ईश्वर पूरा मिट्टी में बना दिए, पूरा खेत बहा गया, पूरा नुकसान हो गया 20-25 किसान आदमी। आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी धमतरी जिले के दूरस्थ अंचल में सरकार की योजनाओं का हाल बेहाल है। चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात हो या फिर किसानों के लिए सुविधाओं की, हकीकत गांव की तस्वीरों से साफ झलकती है।
तो हम सभी किसान भाइयों का यही उद्देश्य है कि हमारे जिस जगह पर उपार्जन केंद्र खुल रहा था वहाँ फिर से खुले, ताकि हमारे किसान भाइयों को सुविधा मिल सके। हमारे ग्राम पुंगेरा का जो आयुष्मान मंदिर है, स्वास्थ्य केंद्र, वो बहुत जर्जर की स्थिति में है, लेंटर धंसने जा रहा है। अभी धान खरीदी है, सेमरा बहुत दूर जाना पड़ता है। बस टांगा पानी में खुला था, 2-3 साल चला, उसके बाद बंद हो गया। तो हम यही चाहते हैं कि टांगा पानी में फिर से वहाँ धान खरीदी का वो मंडी खुले। वहाँ हमको 8-10 किलोमीटर बहुत परेशानी होता है हमको। वहाँ पे करीबन 4 पंचायत का आता है। जो धान उपार्जन केंद्र में खुले जाने हैं उसके लिए विधिवत प्रस्ताव जो है पूर्व विभाग के द्वारा शासन को पेश किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य की मांग है और वो जर्जर हो चुका है, उसमें मरम्मत के कार्य के लिए एस्टीमेट बनाकर ऊपर शासन को भेजा जाए। और इधर बेमेतरा में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मांगों को लेकर लगातार तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा रहा, जहां संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल का मुखौटा लगाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि नियमितीकरण समेत 10 सूत्री मांग है। बता दें कि मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है। हम लोग आज तिथि दिवस है, आज 350 लोग नियमितीकरण के लिए यहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं और नियमितीकरण हम लेंगे तभी यहाँ से हमारी 10 सूत्रीय मांग है। सबसे पहली तो हमें नियमितीकरण की मांग है, दूसरा स्थानांतरण नीति है। स्थानांतरण बहुत जरूरी है, ज़्यादातर महिलाओं को जरूरी है जो अपने घर से दूर सेवा दे रही है। जी, जैसे कि हमारी आज जो तृतीय दिवस है, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है बेमेतरा में रखा गया है और मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं जो है वो नियमितीकरण को लेकर है, जिसमें जो है वो ग्रेड पे जो है बना हुआ है और 10 बिंदु जो इसमें बने हुए हैं। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। आज तृतीय दिवस में जो मुखौटे के माध्यम से सरकार जो हमसे झूठे वायदे किए हैं, आज 2 साल होने जा रहा है और मोदी जी की गारंटी पे बोला गया था 100 दिन के अंतर्गत जो हम नियमितीकरण की सौगात देंगे करके, आज 2 साल लगभग होने जा रहा है। मुखौटे के माध्यम से जितने भी कैबिनेट के मंत्री जो झूठे वायदे किए थे उनको हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं। कहते हैं कि भगवान धरती पर डॉक्टर के रूप में मौजूद होते हैं और खैरागढ़ जिले के गंडई नगर में ये बात सच साबित भी हुई है। एक महिला जो महीनों से पेट दर्द झेल रही थी, उसके पेट से डॉक्टर से 6.25 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन किसी चमत्कार से कम नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। थोड़ा बीमारी थी सर जी, तो ट्रीटमेंट 12.5 करवाई मना, लेकिन वो वहाँ पे डॉक्टर बोले कि मतलब वहाँ बाहर ले जाओ ऐसे करके, वहाँ सोनोग्राफी में बताई इनको। फिर हम आपके पास गंडई अपन प्लस हॉस्पिटल में लाए और अच्छा भी ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन भी हुआ। 2 दिनों से परेशान थी, लगभग 3 महीने से खाना नहीं खा पा रही थी। तो फिर हम उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाए, इसमें पता चला कि उसका ओरियन मास बहुत बड़ा साइज़ का है। उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद, सारी प्रिपरेशन के बाद उसका ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन में ऐसा है कि ऑपरेशन के बाद उसमें लगभग 6 किलो 200 ग्राम का ओरियन सिस्ट निकला है। के बाद से पेशेंट अभी तो अच्छी है।